नमस्कार। फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ में हूं सुषमा पांडे। और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप 100 खबरों पर। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में इटली की एक कोर्ट के फैसले ने सरकार की नींद उड़ा दी है। सरकार ने रोम स्थित भारतीय दूतावास से फैसले की जानकारी मांगी है। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में इटली की कोर्ट ने भारी भ्रष्टाचार होने की बात कही है और इसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के शामिल होने की बात भी कही गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में 5 भारतीय नेताओं के नाम का भी जिक्र किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। मामले में मीनाक्षी लेखी चर्चा के लिए संसद में नोटिस भी दे सकती हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने सफाई में कहा कि यूपीए सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया था और जांच सीबीआई और ईडी को दी गई थी और तत्कालीन रक्षा मंत्री एंटनी ने दोनों सदनों में बयान भी दिया था। वहीं इस मसले पर पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि सरकार सब कुछ करने में सक्षम है, जांच करवाए और दोषियों को सजा दे। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डील को लेकर एंटनी पर निशाना साधा और कहा कि 2013 में एंटनी ने डील में रिश्वत और घोटाले की बात कबूल की थी। अब वे उन पार्टी नेताओं के नाम उजागर करें जो इसमें शामिल हैं। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील को लेकर बीजेपी संसद में कांग्रेस को घेरेगी। बीजेपी ने सौदे को संसद में जोर शोर से उठाने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर लेने का फैसला किया है। इटली के कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2010 में हुई वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में भ्रष्टाचार हुआ और $1.5 करोड़ का अवैध फंड भारतीय अधिकारियों तक पहुंचाया गया। कोर्ट के 225 पन्नों के फैसले में अलग से 17 पेज सिर्फ पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी के बारे में है। त्यागी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए, इस वजह से त्यागी का पक्ष नहीं रखा गया। इटली कोर्ट के फैसले के बाद रक्षा मंत्रालय पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के आधिकारिक सरकारी समारोह में शामिल होने को लेकर एडवाइजरी जारी कर सकती है। त्यागी मामले में ईडी और सीबीआई जांच का भी सामना कर रहे हैं। लोकसभा में सूखे पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने सरकार की कोशिशों के बारे में सदन को बताया। राधा मोहन ने कहा कि सरकार राज्यों को समय पर धन मुहैया कराने में प्रयासरत है। सूखे के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में जहां बुधवार को चर्चा होगी, वहीं लोकसभा में शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। केरल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बैठक की, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 30 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा के लिए एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। वहीं पीएम मोदी 6 से 11 मई के बीच 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। शिवसेना ने पीएम मोदी को भगवान बताने के लिए बीजेपी नेताओं की आलोचना की है। शिवसेना ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि भक्तगढ़ ही नेताओं को संकट में डालेंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि बीजेपी के नेता पीएम मोदी को भगवान का अवतार बता रहे हैं। कल उनके नाम से मंदिर बनेगा और त्योहार भी मनेगा। नए भगवान के नाम से श्लोक भी पढ़े जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बंगाल को सबसे ज्यादा खतरा पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी की मिलीभगत से है। वे दक्षिण 24 परगना में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। सोनिया ने कहा कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी दोनों ही पूर्व सरकारों पर काम नहीं करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन आज बंगाल और पीछे चला गया है। एआईएडीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने अपने पास 113.73 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की घोषणा की है। जयललिता ने ये जानकारी अपने सोमवार को दिए नामांकन में की है। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 51.40 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी, जो 5 सालों में दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। जयललिता ने अपने पास नकद में सिर्फ 41,000 रुपए बताए हैं। देश की 19 राजनीतिक पार्टियों को 6 चुनावी ट्रस्ट के जरिए साल 2014-15 में 177.40 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा पाने वालों में बीजेपी पहले स्थान पर है, जबकि दूसरा स्थान कांग्रेस का है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 111.5 करोड़, कांग्रेस को 31.7 करोड़ और एनसीपी को 6.8 करोड़ रुपए का चंदा मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, डीएलएफ ग्रुप और भारतीय एयरटेल ने बीजेपी को, तो वहीं टाटा ग्रुप और सीईएटी लिमिटेड ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा दिया। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में मुलाकात हुई। मुलाकात में जहां पाक ने कश्मीर मुद्दा उठाया, वहीं भारत ने आतंकवाद के लिए चिताया। पाक विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वार्ता के दौरान ही कश्मीर मुद्दे पर बयान जारी कर दिया और कश्मीर को मुख्य मुद्दा बताया। चौधरी ने कहा कि कश्मीर मुख्य मुद्दा है, जिसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की भावनाओं के मुताबिक हल निकालने की जरूरत है। वहीं भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने आतंकवाद को मुख्य मुद्दा बनाया। साफ शब्दों में पठानकोट हमले की जांच को तेज करने पर जोर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि पठानकोट हमले की जांच और मुंबई हमलों से जुड़े मुकदमे में प्रगति की आवश्यकता है और द्विपक्षीय संबंधों की बेहतरी के लिए जरूरी है।
जयशंकर ने आगे कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुप्स को खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। पाकिस्तान खुद इससे पड़ने वाले इफेक्ट से इनकार नहीं कर सकता। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि अपने स्वदेशी उत्पादों के जरिए जल्द ही 3 मल्टीनेशनल कंपनियों का शीर्षासन करा देगी। बाबा के मुताबिक पतंजलि का कारोबार पिछले 4 साल में 1100% बढ़ा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बाबा रामदेव ने बताया कि 2015-16 में पतंजलि का कारोबार 5,000 करोड़ का रहा और अगले वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। बाबा रामदेव ने बताया कि वो अश्लील और महंगे विज्ञापन नहीं करते। आचार्य बालकृष्ण बगैर पैसा लिए काम करते हैं और वो बगैर पैसा लिए ब्रांडिंग करते हैं। बाबा ने बताया कि पतंजलि अभी 1,000 टन उत्पाद किसानों से सीधे खरीदती है, लेकिन उनका लक्ष्य किसानों से 10,000 टन कृषि उत्पाद रोजाना खरीदने का है। बाबा ने आगे कहा कि जेएनयू और एनआईटी कैंपस की घटनाएं विचारों और नीतियों के संकट के कारण हो रही हैं और इससे उलट पतंजलि की सफलता का कारण सात्विक विचार ही है। राज्यसभा में आज बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, मुक्केबाज मैरी कॉम, पत्रकार स्वपन दास गुप्ता, नीति आयोग के पूर्व सदस्य नरेंद्र जाधव और शिरोमणि अकाली दल के सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा को शपथ दिलाई गई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस सदस्यों ने राज्यसभा में भारी हंगामा किया और 4 बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तराखंड सियासी संकट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर कोर्ट ने 28 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से कहा कि वे अपनी और परिवार की प्रॉपर्टी से जुड़ी डिटेल्स एसबीआई की अगुवाई वाले कंसोर्शियम को सौंप दे। कोर्ट ने रिकवरी ट्रिब्यूनल से 2 महीने के अंदर माल्या से रिकवरी करने की अर्जी का निपटारा करने को कहा है। माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विजय माल्या के भारत लौटने की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। माल्या इससे पहले बैंकों के सामने सेटलमेंट के लिए 2 बार प्रस्ताव दे चुके हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पूरी तरह फिट और सेहतमंद है और इसका दावा दाऊद के मुख्य सहयोगी छोटा शकील ने किया है। एक अंग्रेजी अखबार में यह दावा किया गया है। इससे पहले खबर थी कि दाऊद को गैंग्रीन की बीमारी है और इलाज के लिए उसका पैर काटा जा सकता है और उसका इलाज पाकिस्तान के आर्मी अस्पताल में किया जाएगा। चीन के विद्रोही नेता डोलकर ईसा का वीजा रद्द होने के बाद भारत और चीन के बीच संबंध और मजबूत होंगे। दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार चीनी विशेषज्ञ फू शियाओआंग ने ये बात कही है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रमुख शियाओआंग ने कहा कि ये फैसला दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंध और आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ दोनों देशों के साझे समझौते को विचारों को दर्शाता है। नारेबाजी कांड के आरोपी उमर खालिद और कन्हैया कुमार के खिलाफ हुई कार्रवाई का जेएनयू-एसयू ने विरोध करने का फैसला किया है और उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कमेटी ने उमर को एक सेमेस्टर से निष्कासित करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष कन्हैया पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। सूखे के मद्देनजर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है और महाराष्ट्र की शराब फैक्ट्रियों को 2 फेज में दिए जा रहे पानी में 50% कटौती का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने 2011 के सीरियल ब्लास्ट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी जैनुल आबिदीन को गिरफ्तार किया है। जैनुल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। महाराष्ट्र एटीएस के अलावा कर्नाटक और गुजरात पुलिस को लंबे समय से भी जैनुल की तलाश थी। ओपेरा हाउस, झवेरी बाजार, दादर वेस्ट में धमाकों में 26 लोग मारे गए थे और 130 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। देश में अगले साल से बिकने वाले सभी मोबाइल फोन में एक पैनिक बटन होगा, जिससे कि किसी भी संकट की स्थिति में आसानी से फोन किया जा सकेगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2018 से सभी फोनों में जीपीएस नेविगेशन सिस्टम अनिवार्य होगा। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस बारे में एक अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से देश में केवल वही फीचर फोन बिकेंगे जिनमें 5 या 9 नंबर बटन लंबे समय तक दबाने पर इमरजेंसी कॉल का प्रावधान होगा। रियो ओलंपिक 2016 के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर सलमान खान की नियुक्ति के विवाद में ऐश्वर्या राय बच्चन भी आ गई हैं और उन्होंने सलमान खान का खुला समर्थन किया है। ऐश्वर्या राय ने कहा कि कोई भी शख्स जो अच्छा कर रहा है, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त है, चाहे उसका व्यवसाय खेल, कला या संगीत ही क्यों ना हो, उसे मान्यता दी जानी चाहिए। सलमान खान की नियुक्ति को लेकर विवाद बना हुआ है और मामले में बॉलीवुड और स्पोर्ट्स की दुनिया से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें कोई समर्थन में है तो कोई विरोध में। गलत विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज पर फंदा कसने के लिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है और भ्रामक ऐड करने वाले सेलिब्रिटीज पर जुर्माना और जेल तक की सिफारिश की गई है। पंजाब के बरनाला में एक किसान और उसकी मां ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। किसान कर्ज से परेशान था। घटना के वक्त पुलिस मौजूद थी।
विशाखापट्टनम की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की ऊंची उठ रही लपटों को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और उसकी लाश के 3 टुकड़े कर दिए। वारदात का खुलासा तब हुआ जब मृतक की बहन उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंची। वहां लाश के 3 टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर छिपाया गया था। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मृतक की दूसरी पत्नी थी और दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे नरकटियागंज से कांग्रेस विधायक विनय वर्मा के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन पुलिस को शराब की कोई बोतल नहीं मिली। इधर शराबबंदी को लेकर स्टिंग कांड में फंसे विधायक विनय वर्मा एक और मामले में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल पूछताछ के लिए थाने लाए गए विनय वर्मा को समर्थकों ने हंगामा कर थाने से भगा दिया था। शराबबंदी के बाद कुछ लोग नशे के लिए खुद शराब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स में स्प्रिट मिलाकर पी लिया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए। बिहार के पूर्णिया में एक माता पिता ने अपने ही नवजात शिशु को सड़क किनारे फेंक दिया। कड़ी धूप में रहने के कारण बच्चे की मौत हो गई। यूपी के लखनऊ में एक पिता ने अपनी मासूम बच्ची को नदी में डुबोकर मार डाला। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पहले पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मंदबुद्धि युवक ने अपने पिता को लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। झारखंड के जमशेदपुर बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला करते हुए आतंकियों का केस नहीं लड़ने का फैसला किया है और केस लड़ने वाले वकीलों का बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। हरियाणा के पानीपत में 100 रुपए के लिए एक युवक सोनू ने गौरव की जान ले ली। गौरव नशे का आदी था और दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद था। गोहाना में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया गया। सभी को जमानत मिल गई। एमपी के नीमच में युवती के साथ छेड़खानी कर रहे मनचले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवती के मुताबिक सुनील धाकड़ नाम का ये शख्स उसे बीते 4 दिनों से परेशान कर रहा था। एमपी के इंदौर में पीथमपुर फैक्ट्री से पुलिस ने 300 किलो ड्रग्स बरामद किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई गई है। एमपी के छतरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 7-8 राउंड फायरिंग की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। यूपी के देवरिया जेल में बंदी रक्षक और कैदियों के बीच जमकर बवाल हुआ। जेल में हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले तक दागे गए। पथराव में एसपी समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। यूपी के बदायूं में कैदी तुकनीश की हत्या के बाद कई कैदी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। जेल में 1672 में से करीब 650 कैदी भूख हड़ताल पर हैं। जेल के अंदर कैदियों को मनाने की कोशिश जारी है। यूपी के सीतापुर में तिलक समारोह के बाद बारबालाओं के डांस के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक किशोर की जान चली गई। बिहार के दरभंगा से बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद ने संकेत दिए हैं कि कीर्ति आजाद जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ भी की। बिहार के भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार के प्रोग्राम के दौरान पंडाल में पंखा गिर गया। पंखा गिरने से इस्माइलपुर की रहने वाली महिला मंजू देवी जख्मी हो गई। देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस वीवीआईपी सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा विधायक रामचंद्र सहनी समेत 3 अन्य लोगों को भी वीवीआईपी खबर से बाहर कर दिया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की, जिसका जिन्न एक बार फिर से बाहर आया है। लेकिन इस बार इटली की अदालत का फैसला अपने साथ लाया है, जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है और बीजेपी हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले का जिन्न बाहर आया। हेलीकॉप्टर घोटाले में फंसी कांग्रेस। इटली की अदालत के फैसले से हुआ खुलासा। बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। यूपीए 1 का वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। मामले की सुनवाई कर रही इटली की अदालत ने अपने फैसले में माना है कि अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के दौरान भ्रष्टाचार हुआ और पूर्व नौसेना प्रमुख एसपी त्यागी भी इसमें शामिल थे। 225 पन्नों के अपने फैसले में मिलान की अदालत ने कहा कि सौदे के दौरान
भारतीय अधिकारियों को 10 से 15 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी गई। अदालत के मुताबिक त्यागी के परिवार को घूस के पैसे कैश और वायर के जरिए दिए गए। पैसे लेने वालों में त्यागी के 3 रिश्तेदार शामिल थे, जिनमें से एक खुद सेना का अधिकारी था। हालांकि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को तब के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने रद्द कर दिया था और घोटाले की जांच को CBI के हवाले कर दिया था। लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का माकूल हथियार मिल गया है। उसने तब की सरकार के ओहदेदारों के खिलाफ अब हल्ला बोल दिया है। हेलीकॉप्टर परचेज करने को लेकर किकबैक देने की बात आई थी। उसमें एयरफोर्स के उस समय के चीफ का भी जिक्र हुआ था। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंथनी ने जो कहा, मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं। यस, करप्शन हैज टेकन प्लेस इन द हेलीकॉप्टर डील एंड ब्राइब्स हैव बीन टेकन। इंक्वायरी रजिस्टर हुई, लेकिन CBI के काम करने में अवरोध भी पैदा किए गए थे। करप्ट पॉलिटिशियन और हिंदुस्तान के कुछ नॉन ट्रांसपेरेंट बिजनेसमैन यहां का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। सौदे के दौरान यानी 2005 से 2007 तक नौसेना प्रमुख रहे SP त्यागी ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार में देरी नहीं दिखाई। The present government must speed up the CBI inquiry and find out the truth. You've got nothing to hide. Dr. Manmohan Singh is known as one of the honest prime ministers in the world. He has cancelled the deal. Mean to say anybody who has received money can cancel the deal? नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ रुपया अदानी को फायदा पहुंचाया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, CAG की रिपोर्ट गुजरात की असेंबली में ले हुई है। वो 19,700 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और एक छटाक गैस इस देश के लोगों को नहीं मिली। तो उस भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं हो, इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में विपक्ष के सवाल पर खुद रक्षा मंत्री ने डील में रिश्वतखोरी की बात कबूल की थी और सरकार ने डील को रद्द कर इसकी जांच को CBI के हवाले कर दिया था। CBI ने इस बाबत SP त्यागी सहित 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आज भी CBI और ED इस मामले की जांच कर रही है। का आरोप है कि इसमें कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल हैं और इसी के चलते तब की सरकार ने CBI जांच में अड़ंगा डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, EGV न्यूज। चलिए रुक करते अगली खबर का। भारत पाकिस्तान के विदेश सचिव स्तर की बातचीत वहीं खत्म हो गई जहां से शुरू हुई थी। दोनों अपने अपने राग अलापते रहे, मशगूल रहे राग अलापने में और 1.5 घंटे का वक्त यूं ही गुजर गया। ये रिपोर्ट देखिए। बात के लिए हुई भारत पाक बातचीत में नहीं बनी कोई बात। भारत पाक का अपना अपना राग, न यकीन था न एतबार था, लेकिन घर आए मेहमान से गुफ्तगू भी ना करते तो क्या कहती दुनिया। कुछ ऐसे ही असमंजस के आलम में दोनों मुल्कों के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई। बहाना हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन का था, जिसमें भाग लेने दिल्ली आए थे पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी। भारत ने भी मेहमान नवाजी की रवायत का ख्याल किया और विदेश सचिव S जयशंकर ने अपने हम मनसब चौधरी को साउथ ब्लॉक में बुला लिया। 1.5 घंटे तक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों ने अपनी चिंताएं साझा की, लेकिन पठानकोट हमले के बाद पहली बार हुई मुलाकात में भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खात्मे पर जोर नहीं दिया। अलबत्ता कश्मीर का वही घिसा पिटा राग दोहरा दिया। जैसा कि पाकिस्तान के नुमाइंदे अक्सर कहा करते हैं, चौधरी ने भी कहा कि दोनों मुल्कों के बीच जम्मू कश्मीर ही कोर इश्यू है और इस मसले को UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से हल करना चाहिए। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अरेस्ट किए पूर्व इंडियन अफसर कुलभूषण जाधव का मुद्दा भी उठाया। लगे हाथ समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई पर भी एतराज जता दिया। पाक की इस हेकड़ी का भारत ने भी माकूल जवाब दिया। मुलाकात के दौरान विदेश सचिव S जयशंकर ने साफ कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्ते और अमन के लिए पाक को आतंकवाद पर लगाम लगाना होगा। भारत के विदेश सचिव ने इस बात पर बल दिया कि पठानकोट आतंकी हमले तथा मुंबई केस की जांच में शीघ्र और ठोस प्रगति होनी चाहिए। उन्होंने जैश ए मोहम्मद के संचालक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी के द्वारा सूचीबद्ध करने की भी बात की। विदेश सचिव जयशंकर ने इस बात को स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय संबंधों पर आतंकवाद के प्रभाव को पाकिस्तान नकार नहीं सकता। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन
जो भारत को निशाना बनाए हुए हैं उन्हें खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। 25 दिसंबर को मोदी नवाज मुलाकात के बाद दोनों देशों के अधिकारियों की ये पहली मुलाकात है, जिसे बैकडोर मैकेनिज्म का हिस्सा माना जा रहा है। अगले हफ्ते पाकिस्तान के 5 पूर्व उच्चायुक्त भारत आने वाले हैं, जो अपने समकक्षों से बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत को जानकार अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन आर्मी वो कंट्रोल करती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी। तो हमें देखना पड़ेगा कैसे रिजॉल्व करें उनकी आर्मी के साथ, कैसे हम ये कश्मीर के बारे में हल हो सकते हैं। नहीं तो वो पाकिस्तान यही बोलता जाएगा। तो वो सब जानते हैं क्या है, इसलिए कितने सालों तक इसका जिक्र तक नहीं हुआ सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये तो एक किस्म की उनकी रूटीन बन गई हुई, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो बात कहते रहते हैं। एक मुख्यमंत्री को एकाएक प्रधानमंत्री देश का बना दिया गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की कोई जानकारी नहीं। देश की विदेश नीति बिल्कुल चौपट करके छोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने। पाक के इस नापाक राग से साफ है, भारत के लिए पैगाम साफ है। पड़ोसी सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, प्यार के पाठ से उसकी हेकड़ी जाने से रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो भारत यहां पर आतंकवाद की बात कहता रहा तो पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहा। राग तो बाबा रामदेव भी खूब अलाप रहे हैं। एक बड़ा ऐलान कर दिया है उन्होंने, कहा कि बाजार में उनकी बल्ले बल्ले है और बहुत जल्द ही वो बाजार के बाबा बन जाएंगे। क्या कुछ कहा वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 1 वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा। कोलगेट का गेट बंद होने वाला है। पीएनजी का जो है पेंटिन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 1 साल का समय लगेगा। कल तक बाबा रामदेव योग गुरु थे, अनुलोम विलोम, कपालभाति और चक्रासन करवाते थे। लेकिन अब मार्केट मंत्र को भी समझ गए हैं और मार्केट गुरु बनने की तैयारी में है। साथ ही विदेशी कंपनियों को शीर्षासन कराने का प्लान भी तैयार कर चुके हैं। 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी तो बल्ले बल्ले है ही, लेकिन विदेशी कंपनियों की बैंड बज गई है। आज देसी बाबा ने, देसी आचार्य ने, देसी ब्रांड ने इन विदेशी कंपनियों का बैंड बजा रखा है और एक सात्विक स्पर्धा के साथ। अब बारी थी बाबा रामदेव के धमाके की, तो उन्होंने धमाका कर दिया। बाबा ने कहा कि अगले साल पतंजलि का टर्नओवर 10,000 करोड़ से ज्यादा होगा। 5,000 करोड़ से ऊपर पतंजलि का यह स्वदेशी का अभियान पहुंचा है। अगले वर्ष 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य रखा है। पतंजलि ने 150% ग्रोथ का एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। योगासन से अब मुनाफासन की बात कर रहे बाबा रामदेव ने टारगेट फिक्स कर दिया है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब बाबा अपने टारगेट को हिट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यानी कि बाबा बाजार को भी योग सिखाने लगे हैं और तमाम कंपनियों को चित करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर दूसरे दिन भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। जेटली ने कांग्रेस के आरोपों का माकूल जवाब दिया, लेकिन जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने 356 और दल बदल की आड़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला किया। तिवारी जी, यू मेड योर पॉइंट, नाउ यू टेक योर सीट। उत्तराखंड पर दूसरे दिन भी राज्यसभा ठप। राष्ट्रपति शासन को लेकर कांग्रेस बीजेपी में तू मैं। केसी त्यागी ने 356 और दल बदल पर निकाली भड़ास। कांग्रेस और बीजेपी को ठहराया बराबर का कसूरवार। गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी उत्तराखंड के चेयरमैन की जो कंडक्ट था उसको कहीं ब्रीफ नहीं किया। स्पीकर का जो निर्णय है वो अंतिम
निर्णय है, उसमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। भारत सरकार क्षमा याचना करे, माफी मांगे। अब आपको जो है वो कोई इश्यू तो आपको हंगामा करना ही करना है, आपको सदन चलने नहीं देना है। वक्त बदला, दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन नहीं बदली संसद की सूरत। राज्यसभा में मंगलवार का मंजर हूबहू वही रहा जो सोमवार को नजर आया था। उत्तराखंड पर आर पार, राष्ट्रपति शासन पर सियासी रार। कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र का कत्ल, तो बीजेपी बोली ये तो होना ही था। संवैधानिक तंत्र फेल हो गया था, हारी हुई सरकार चल रही थी, अनैतिक शासन की जगह राष्ट्रपति शासन लगाना लाजमी हो चला था। लीडर ऑफ हाउस खुद एक दूसरी विधानसभा उत्तराखंड के स्पीकर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी गवर्नमेंट करार दिया। तो ये दो मापदंड नहीं चलेंगे। एक बहुत गलत परंपरा इस सरकार ने शुरू की। 67 में से 35 विधायकों ने लिख के दिया। आज तक इस देश में नहीं हुआ कि हारा हुए बिल को पारित घोषित कर दिया गया हो। स्पीकर का आचरण डिस्क्लोज करता था कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। एक हारी हुई सरकार सत्ता में कंटिन्यू नहीं हो सकती। लेकिन एक दूसरी आह भी निकली जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खंजर से आहत थी। मौका मिलते ही केसी त्यागी फट पड़े, कहा दोनों के हाथ सने हैं चुनी हुई सरकारों की बलि के खून से, हम जैसे मेमनों के रक्त से। खुदा के लिए खत्म कीजिए 356 नाम की बला को और बहिष्कार करें उन दल बदलुओं का भी जिनकी बेईमानी से बिना चुनाव के जनमत के खिलाफ बदल जाती हैं सरकारें, उलट जाती हैं हुकूमतें। ये जो आर्टिकल 356 है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। अब आप भी बलवान हो और ये भी बलवान है, और मेमने हम बीच वाले हैं। कभी आप खाते हो हमें, कभी ये खाते हैं। कोई भी आदमी अगर दल बदलता है, उस पूरे सत्र में उसको मंत्री ना बनाया जाए। वो बदलता ही दल बदल इसलिए है, ये बेईमानी है, ये चोरी है उसकी एमएलए एमपी की। और वो सरकार भी बेईमान है जो डिफेक्शन करा करके किसी को एमएलए एमपी या चीफ मिनिस्टर बनाती। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे कांग्रेसी धुरंधरों ने संसद में मोर्चा संभाला तो नैनीताल हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल की दलीलें रंग लाईं। सिब्बल की दलील पर अब बागी विधायकों की किस्मत पर सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। जाहिर है पहाड़ की पॉलिटिक्स ने देहरादून से दिल्ली तक एक कर रखा है, लेकिन हर किसी को उम्मीद है एक ऐसे फैसले की जिसमें जनता की जीत हो, जो डेमोक्रेसी के लिए नजीर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं तिरछी नजर के साथ।